कांतिलाल जी ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, बहू रेखा चिल्लाकर बोली, पापा जी, कितना समय लगा दिया आपने सब्जी लाने में। इतने समय में तो मैं पूरा खाना बन जाता। आपसे तो यहाँ रहकर एक काम भी ढंग से नहीं होता। रोहन कहो अपने भाई से लेकर जाए इन्हें यहाँ से। बहू की बात सुनकर कांतिलाल जी ने एक नज़र अपने बेटे की तरफ देखा तो रोहन बोला, पापा ऐसे मत देखिए, हम कब तक रखेंगे आपको। मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया था ताकि वह आपको यहाँ से ले जा सके, मगर भैया ने भी साफ मना कर दिया है आपको ले जाने से। इसलिए हम दोनों भाइयों ने यह फैसला किया है कि आपको वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। वहाँ आप अपने जैसे लोगों के साथ आराम से रह पाएंगे। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हम अभी वृद्ध आश्रम के लिए निकल जाते हैं। कांतिलाल जी भी शायद यही सुनने का इंतजार कर रहे थे। वह बोले, सामान तो पैक होगा मगर मेरा नहीं, तुम लोगों का। यह सुनकर रेखा के तन बदन में आग लग गई और वह कांतिलाल जी की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। बहू, तुम्हारी इन आंखों से नहीं डरता मैं। यह आंखें तुम अपने पति को दिखाना, मुझे नहीं। और बेटा तुम, मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की बात तो भूल ही जाओ, क्योंकि बेसहारा तुम हो, मैं नहीं। इसलिए अब तुम अपना इंतजाम करो, जाओ जाकर अपना सामान पैक करो। कांतिलाल जी की जोश भरी बातें सुनकर रोहन और उसकी पत्नी एक दूसरे के चेहरे को बड़ी हैरानी से देखने लगे। दरअसल अभी कुछ समय पहले पापा, हम घर पहुंच चुके हैं। चलिए, इतना कहते हुए कांतिलाल जी के छोटे बेटे रोहन ने कार का दरवाज़ा खोला। कांतिलाल जी बेटे के साथ घर के अंदर पहुंचे तो घर को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। घर के बीचों बीच बड़ा सा झूमर, महंगा फर्नीचर, मखमली सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, एयर कंडीशनर और बड़ा सा टीवी। कांतिलाल जी सोफे पर बैठते हुए बोले, बेटा तूने तो घर की काया ही पलट दी है। रोहन बोला, हाँ पापा, शहर में ज़्यादातर घर ऐसे ही होते हैं, और आखिर मैं कमा किसके लिए रहा हूँ। सुनो रेखा, पापा को जरा चाय दे देना। इतना कहते हुए रोहन अपने कमरे में चला गया। कांतिलाल जी मन ही मन अपनी स्वर्गवासी पत्नी मालती जी से बोले, देखा मालती, तुम्हारे छोटे बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। मैं तुमसे हमेशा कहा करता था कि हमारा छोटा बेटा एक दिन खूब तरक्की करेगा। चलो शहर जाकर रहते हैं, मगर तुम नहीं मानी। काश आज तुम भी मेरे साथ होती तो देख पाती कि तुम्हारे बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। हमने मिलकर जो मकान खरीदा था उसे रहने लायक बना दिया है तुम्हारे बेटे ने। यही सब सोचते सोचते कांतिलाल जी बीती बातें याद करने लगे। कांतिलाल जी अपनी पत्नी मालती जी के साथ गांव में रहते थे। कांतिलाल जी के दो बेटे अभय और रोहन हैं। बड़ा बेटा अभय है और उसकी पत्नी शोभा दिल्ली शहर में रहती थी, और छोटा बेटा रोहन और उसकी पत्नी रेखा मुंबई शहर में रहते थे। उस समय में रोहन की नई नई जॉब लगी थी और शहर में घर का किराया भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कांतिलाल जी ने उसे मुंबई शहर में यह घर खरीद कर दिया था। रोहन ने तब कहा भी था, पापा छोटा घर खरीद कर दे दो तो भी चलेगा, मगर कांतिलाल जी ने जानबूझकर बेटे के लिए बड़ा घर खरीदा था और घर के सामने वाला कमरा अपने लिए रखा था। कांतिलाल जी ने तब कहा था कि अगर बेटा आगे चलकर मैं और तुम्हारी माँ भी तेरे साथ रहेंगे, ताकि भविष्य में दोनों वृद्धजन यहाँ शहर आकर बेटे बहू के साथ अपना बुढ़ापा सुख से बिता सके। कांतिलाल जी अपनी पत्नी मालती जी से हमेशा कहते थे कि थोड़े दिन शहर जाकर बेटों के पास रहते हैं, मगर मालती जी हमेशा कांतिलाल जी की बात टाल दिया करती और कहती, हम हमेशा से ही गांव में रहने के आदी है, शहर जाकर क्या करेंगे। फिर भी कांतिलाल जी के बहुत जिद पर वे लोग बड़े बेटे अभय और बड़ी बहू शोभा के यहाँ दिल्ली कुछ दिनों के लिए गए थे। मगर वहाँ जब उन्होंने देखा कि बड़ी बहू खाने पीने की चीज़ तक छुपा कर रख देती है ताकि वह लोग ना खा पाए, और बात बात पर उन लोगों पर गुस्सा करती है, तो वह लोग वापस गांव चले आए। कांतिलाल जी मालती जी के साथ छोटे बेटे के शहर मुंबई आना चाहते थे, मगर वो कहाँ जानते थे कि उससे पहले मालती जी उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। मालती जी के स्वर्गवास के बाद बड़े बेटे बहू के साथ कांतिलाल जी के कुछ अच्छे अनुभव नहीं रहे, इसलिए छोटे बेटे बहू के कहने पर भी
फिर छोटे बेटे के शहर मुंबई रहने चले आए थे। पापा जी, यह लीजिए चाय। बहू रेखा की आवाज़ से कांतिलाल जी की तंद्रा टूटी। कांतिलाल जी काली चाय देखकर बोले, बहू, यह चाय कम काढ़ा ज़्यादा लग रही है। रेखा बोली, पापा जी, यह शहर में सब ऐसी ही चाय पीते हैं। यह शहरी स्टेटस है। आप भी धीरे धीरे इससे वाकिफ़ हो जाएंगे। कांतिलाल जी ने चाय की चुस्की भरी, मगर उन्हें चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह ठहरे दूध से बनी चाय पीने वाले, और यह दूध के बिना वाली चाय उनके गले से उतरने का नाम नहीं ले रही थी। वो बोले, बहू, मेरे लिए दूध वाली चाय बना देना। पापा जी, इस घर में दूध सिर्फ बच्चों के लिए आता है। इतना बोलकर रेखा रसोई में चली गई। कांतिलाल जी मन मारकर रह गए। अपना सामान लेकर वह सामने वाले कमरे की तरफ जा ही रहे थे कि रोहन बोला, पापा, रेखा का भाई यहाँ शहर में ट्रेनिंग के सिलसिले में आया हुआ है, तो उस कमरे में वह रुका हुआ है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। घर के कोने में बना हुआ एक छोटा सा कमरा रोहन ने खोला, जिसमें सिर्फ एक पुरानी सी चारपाई पड़ी थी। देखने से प्रतीत हो रहा था जैसे इस घर का कबाड़ खाना होगा। रोहन बोला, पापा, आप आने वाले थे, इसलिए घर का सारा कबाड़ कल ही बेचकर आया हूँ, ताकि आप यहाँ आराम से रह सके। वैसे कमरा साल में 2 बार ही खुलता था, इसलिए यहाँ थोड़े दिन आपको गंद लग सकती है। आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इतना कहते हुए उसने चारपाई पर कांतिलाल जी का सामान रख दिया। कांतिलाल जी कमरे के अंदर गए, और जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, एक मध्यम सी रोशनी चालू थी। कमरे में 0 वॉट का बल्ब लगा हुआ था, और कमरा कई महीने तक बंद होने के कारण कुछ अजीब सी गंध भी आ रही थी। कमरा इतना छोटा था कि शुरू होते ही ख़त्म भी हो जाता था। कांतिलाल जी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें चारपाई पर उठाकर धम से नीचे फेंक दिया हो। कांतिलाल जी मन ही मन सोचने लगे कि कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहाँ खुद की और बच्चों के लिए आलीशान सुविधाएं हैं, और अपने पिता के लिए कबाड़ खाना है। क्या मैं भी पुरानी चीज़ों की तरह उनके लिए कबाड़ बन चुका हूँ, जो मुझे इस कबाड़ खाने में ठहराया गया है? थोड़ी देर बाद कांतिलाल जी जब अपने कमरे से बाहर आए, तो उन्होंने देखा उनके बेटा बहू और बहू का भाई सब मिलकर एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे हैं। मगर कांतिलाल जी को वहाँ मौजूद देखकर सभी असहज हो गए। रोहन बोला, पापा, आप आपके कमरे में ही रहिए। आपको कुछ चाहिए होगा तो हम वहीं आकर आपको दे जाएंगे। कांतिलाल जी भी तो सबके साथ बैठने और बातें करने ही आए थे, पर बेटे के 2 टुक जवाब से वह वापस अपने कबाड़ खाने वाले कमरे में आकर बैठ गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। कांतिलाल जी ने दूध, सब्जी लाने और बच्चों को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी अब अपने कंधों पर उठा ली थी, क्योंकि उनका मानना था कि जिंदगी में खुश रहना ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए वह यह सब काम खुशी से करने लगे। एक दिन बहू की आवाज़ कांतिलाल जी के कानों में पड़ी। वो रोहन से कह रही थी, हमारे बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहाँ ज़्यादातर अमीर घरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मैंने स्कूल में अपना एक स्टैंडर्ड बना कर रखा है। ऐसे में तुम्हारे फूहड़ पिताजी मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन होता है। तुम्हारे पिताजी के गांव का पहनावा और बात करने के तरीके से मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे भी उनकी संगति में आकर गांव वाले जैसे ना बन जाए। तुम तो जानते हो रोहन, मैं मेरे बच्चों से घर पर भी अंग्रेजी भाषा में बात करती हूँ, ताकि स्कूल में उनका अच्छा प्रभाव पड़ सके। मगर तुम्हारे पिताजी मेरे बच्चों से दिन भर हिंदी में बात करते हैं, जिस वजह से बच्चे हिंदी भाषा का ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। और उनके देहाती कपड़े, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे फुअड़ पिताजी मेरे बच्चों के आसपास भी भटके। रोहन बोला, रेखा, मैं जानता हूँ पापा चाहकर भी शहरी माहौल नहीं अपना पाएंगे। तुम थोड़े दिन एडजस्ट कर लो प्लीज़। बेटे बहू की ऐसी बातें सुनकर कांतिलाल जी का दिल फिर से एक बार चकनाचूर हो गया, और वह सोचने लगे, हमारी मातृभाषा हिंदी बोलने से न जाने कैसे मेरे बेटे बहू का स्टैंडर्ड डाउन हो जाता होगा, जबकि हिंदी भाषा पर तो हम भारतीयों को गर्व महसूस होना चाहिए। आज सुबह से ही बारिश बहुत तेज बरस रही थी, और कांतिलाल जी को मालती जी की बहुत याद आ रही थी। वह तीत की गलियों में खो गए। यह लीजिए गरम गरम पकोड़े। अरे भाग्यवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सचमुच पकोड़े बना दिए।
क्या मैं नहीं जानती आपको बारिश में पकोड़े खाना कितना पसंद है? मालती जी ने कहा। एक पकोड़ा खाते ही कांतिलाल जी बोले, वाह क्या स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं मालती जी तुमने। जी चाहता है तुम्हारे हाथों को चूम लूं। मालती जी बोली, क्या आप भी ना? शर्माता और मुस्कुराता हुआ मालती जी का चेहरा कांतिलाल जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि रोहन की आवाज़ से ना चाहते हुए भी कांतिलाल जी को मालती जी की यादों से वापस आना पड़ा। रोहन बोला, पापा मैं यहाँ कोने में रद्दी और घर का कुछ कबाड़ है वह रख देता हूँ। जब ज़्यादा कबाड़ जमा हो जाएगा तब कबाड़ वाले को बुलाकर दे दूंगा। कांतिलाल जी मन ही मन सोचने लगे, मैं भी तो तुम्हारे लिए कबाड़ ही हूँ बेटा, इसलिए तो तुमने मुझे इस कमरे में ठहराया है। कांतिलाल जी अपने मन में उमड़ते दर्द को दबाते हुए बोले, रोहन तुम्हें याद है तुम्हारी माँ कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाया करती थी? महसूस कर सकता हूँ। रोहन बोला, पापा मैं जानता हूँ आपको पकोड़े बहुत पसंद है। मैं आपके लिए रेखा से कहकर पकोड़े बनवा भी देता, मगर रेखा बेचारी थक जाती है इसलिए उसे नहीं कहता। कांतिलाल जी बोले, अरे नहीं बेटा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें अभी थोड़े दिन पहले की बात याद आ गई। उन्होंने रेखा बहू से पीने के लिए दूध मांगा था। तब रेखा नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली थी, पापा जी यहाँ रहना है तो यहाँ काली चाय ही मिलेगी। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ यहाँ सिर्फ दूध बच्चों पीते हैं। उसके बाद कांतिलाल जी ने कभी रेखा से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कांतिलाल जी ने घड़ी में देखा तो उनका सब्जी लाने का समय हो गया था। बाहर आए तो देखा रेखा ने टेबल पर थैला और 200 रुपये रख दिए थे। वह थैला लेकर सब्जी लाने चले गए। सब्जी लेकर जब वह घर आए तो बहुत थक चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर डोल बैल बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि उनकी बहू रेखा की आवाज़ उनके कानों में गूंजी, रोहन तुमने कहा था थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, मगर बस अब बहुत हो गया। तुम्हारे भैया से कहो आकर तुम्हारे पापा को ले जाए। प्रॉपर्टी का हिस्सा तो वैसे भी दोनों भाइयों को बराबर ही मिलेगा, तो हम अकेले तुम्हारे पापा को क्यों रखें? अभी की अभी फ़ोन करो तुम्हारे भाई को। रोहन बोला, हाँ बाबा करता हूँ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारे पर गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता। रेखा बोली, रोहन तुम पहले फ़ोन करो वरना मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। रोहन फ़ोन करके अपने बड़े भाई अभय से बोला, हाँ भैया पापा का क्या करना है? जब से पापा यहाँ आए हैं आपने तो एक फ़ोन भी नहीं किया। पापा को वापस ले जाने का विचार नहीं है क्या आपका? हम भी यहाँ अपने पास कितने दिन रखेंगे उनको? वहाँ से अभय ने भी कांतिलाल जी को वापस अपने पास लाने से मना कर दिया। इसलिए रोहन बोला, भैया फिर मैं एक काम करता हूँ, पापा को वृद्ध आश्रम छोड़ आता हूँ। वहाँ से अभय ने भी इस बात की मंजूरी दे दी थी। कांतिलाल जी को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनके हाथ से सब्जी का थैला छूटकर नीचे गिर गया। वह 2 पल को वहीं बैठ गए। कांतिलाल जी मन ही मन अपनी स्वर्गवासी पत्नी मालती जी से बोले, अच्छा हुआ मालती तुम मुझसे पहले ऊपर चली गई, वरना जो आज मेरे साथ होने जा रहा है यही सब शायद तुम्हारे साथ भी होता। मैं तो अपमान के घूंट पीकर जैसे तैसे जी रहा हूँ, मगर बस अब और नहीं। मैं इस घर का कोई कबाड़ खाना नहीं कि जब चाहा किसी ने इस्तेमाल किया और फिर उठाकर फेंक दिया। 2 पल सोचने के बाद दृढ़ निश्चय के साथ कांतिलाल जी उठे और उन्होंने घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, रेखा चिल्ला कर बोली, पापा जी कितना समय लगा दिया आपने सब्जी लाने में? इतने समय में तो मेरा पूरा खाना बन जाता। आपसे तो यहाँ रहकर एक काम भी ढंग से नहीं होता। रोहन कहो अपने भाई से लेकर जाए ने यहाँ से। बहू की बात सुनकर कांतिलाल जी ने एक नज़र बेटे की तरफ देखा तो रोहन बोला, पापा ऐसे मत देखिए, हम कब तक रखेंगे आपको? मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया था ताकि वह आपको यहाँ से ले जा सके, मगर भैया ने भी साफ मना कर दिया है आपको ले जाने से। इसलिए हम दोनों भाइयों ने यह फैसला किया है कि आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। वहाँ आप अपने जैसे लोगों के साथ आराम से रह पाएंगे। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, हम अभी वृद्धाश्रम के लिए निकल जाते हैं। कांतिलाल जी भी शायद यही सुनने का इंतजार कर रहे थे। वह बोले, सामान तो पैक होगा मगर मेरा नहीं, तुम लोगों का। यह सुनकर रेखा के तन बदन में आग लग गई और वह कांतिलाल जी की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। बहू तुम्हारी इन आँखों से नहीं डरता मैं। ये आंखें तुम अपने पति को दिखाना, मुझे नहीं। और बेटा तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात तो भूल ही जाओ, क्योंकि इस घर पर तुमसे ज़्यादा मेरा अधिकार है।
इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह घर मैंने खरीदा था, ना कि तुमने। अब तो तुम अपना इंतजाम करो। जाओ, जाकर अपना सामान पैक करो। कांतिलाल जी की जोश भरी बातें सुनकर रोहन और उसकी पत्नी बड़ी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रोहन बोला, पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या आप इतने बड़े घर में अकेले रहेंगे? कांतिलाल जी बोले, नहीं बेटा, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। मैं यह घर बेचकर वापस गांव चला जाऊंगा और गांव के उसी घर में जहां मेरी पत्नी मालती की यादें हैं, वहीं मेरा जीवन यापन करूंगा। इसलिए 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। तब तक तुम लोग इस कबाड़ खाने में रह सकते हो। कहकर कांतिलाल जी अपना सामान लेकर उसी सामने वाले कमरे में आ गए, जहां रहने के सपने उन्होंने अपनी पत्नी के संग संजोए थे। बहुत महीना बाद आज मखमली गद्दे पर सोकर कांतिलाल जी को बहुत सुकून की नींद आई थी। एक रात में ही बेटा बहू कबाड़ वाले कमरे में रहकर घबरा गए और अगले दिन कांतिलाल जी से माफ़ी मांगने पहुंच गए। मगर कांतिलाल जी ने माफ़ करना तो दूर, उनके चेहरे की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। 1 हफ्ते की मोहलत के बाद कांतिलाल जी ने बेटे बहू से घर खाली करवा लिया और उस घर को बेचकर वापस गांव चले गए। तो दोस्तों, कांतिलाल जी ने बेटे बहू के साथ जो किया, क्या वह सही था? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।